अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैचअप क्रिकेट के साथ तौसीफ और हस्ब मामूल मंशा भाई और डॉक्टर साहब कनाडा से हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे जो रिसेंटली कंक्लूडेड पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच हुआ है कराची में। तो चलें, बचत हो गई, वरना पहले 70 साल में हम कराची में 2 टेस्ट मैच हारे थे और ऐसे लग रहा था 2 हफ्ते में 2 टेस्ट मैच हार देंगे। तो मंशा भाई, डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला दुरुस्त फैसला था पाकिस्तान का, क्योंकि विकेट चौथे 5वें दिन ज़रा थोड़ी-सी हेल्पफुल हो जाती है। तो आप लोगों से ये पूछूँगा कि एक तो पहले न्यूज़ीलैंड की प्लेइंग 11 जिसमें 6 लेफ्ट हैंडर्स थे, और पाकिस्तान की प्लेइंग 11 जिसमें हमने रिजवान वाइस कैप्टन को रेस्ट कराया या ड्रॉप किया और सरफराज को लेके आए। मीर हमजा जो बड़े अच्छे डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं, उनको अपॉर्च्युनिटी दी गई। बाकी प्रीटी मच सेम सेम साइड खेली। तो पहले ये बताएँ कि सिलेक्शन से आप मुतमईन थे विकेट और ऑपोज़िशन को देखते हुए? डॉक्टर साहब मैंने लेना सवाल जी। मैं जी, तो जी, जी। काफी अरसे से हम लोग कह रहे हैं कि ऑफ स्पिनर पाकिस्तान के पास ऑफ स्पिनर नहीं है। तो उन्होंने कहा जी है, साजिद खान है जिन्होंने पीछे विकेटें भी ली हैं। दोबारा उन्होंने स्क्वाड में भी डाला, मैच नहीं खिलाया। तो वो फिर मतलब बाहर भी सही थे, मतलब स्क्वाड में डालना कोई जरूरी नहीं था। मेरा हालत थोड़ा सा वो सिलेक्शन कमेटी कुछ अपना इम्पोज भी नहीं थी करना चाह रही, कुछ रिजल्ट से भी डर रही थी कि अगर वो सारे ही डाल दें अपने और फिर भी हार गए तो कल को भी तो इन्हीं को खिलाना है। तो खैर उन्होंने कुछ 3 लड़के डाले, लेकिन वो इम्पोज नहीं किया कि ये भी खेलना चाहिए और ये भी खेलना चाहिए। और मेरा हाल है, जैसे हम सती पे पहले भी कह रहे थे कि सरफराज वैसे भी खेल जाते अगर वो पीछे से रजीम चेंज ना भी होता, तो अब 3 मैच तो उनको खिलाए नहीं। तो अगर आप बीच में थे तो शायद खेल ही जाते। तो मेरा हाल सिलेक्शन थोड़ी बॉलिंग में तो बिल्कुल सही नहीं थी। और ये आम बात हो रही है, लोग स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं टीवी पे प्रोग्रामों में कि जो बाबर ने कितने आउट किए हुए टेस्ट में, कितने ओवर किए हुए हैं, किसने कितने, हमारी इस टीम में से कौन डोमेस्टिक में करता है। और ये अगर सलमान है इसको खिला रहे हैं तो मतलब इससे ओवर नहीं करवाने, खुद बाबर ने 2 कर लिए तो क्या रीजन है। तो मतलब जहां से हम सुनते आ रहे हैं कि एज ऑलराउंडर ऑफ ब्रेक कर लेते हैं, तो वो भी नहीं करवानी तो फिर क्या चक्कर है। तो अच्छा, अगर इसको मैं कोई जी थोड़ा-सा आपको एक्सप्लेन करता चलूँ कि अगर सलमान को फ्लू हो गया था और बाबर को भी, तो और शान मसूद को 3, तो अगर सलमान फील्ड में ही नहीं आए बैटिंग हमारी इनिंग में, तो उसका बाद में बाबर आज़म से जब पूछा गया तो उसने कहा नहीं, मैंने उससे ओवर कराने थे और उसको एज़ अ ऑलराउंडर ही खिलाया था ये मैच। पिछले मैचेस की और बात है, लेकिन इसमें उसको 7वें नंबर पे बारी करा के एज़ एन ऑलराउंडर ही खिलाया था। लेकिन उसमें सिर्फ ये हो गया कि वो उनको फ्लू हो गया, तो इस वजह से वो फील्ड में आई नहीं ना। तो जितनी देर आप फील्ड में नहीं आते, उसमें आप बॉलिंग नहीं कर सकते। तो आई गेस कि ऑन हिज डिफेंस ये वो उनका था कि अगर सलमान ने 96 फर्स्ट क्लास में आउट किए हुए हैं, तो डेफिनिटली वो उसको पिछले मैचेस में भी नहीं कराया, लेकिन बाबर का ये कहना था कि उसे खिलाने का मकसद ये था कि ना सिर्फ बैटिंग बट बॉलिंग भी कराए। नहीं, पर सती में पहले 3 मैचों में जब शदीद जरूरत थी, तो अब उनको कैसे याद आ गया कि वो ऑलराउंडर है। और जो उन्होंने शॉट में रहले आउट हुए वो फ्लू की वजह से आउट हुए हैं, कि वो जो हुँ। बैटिंग पैड में गैप था, मेरा नहीं हाल, बाकी फ्लू की वजह से और कोई इश्यू था। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या कहते हैं, आपसे अब आपसे सवाल यही है कि अगर हम देखें इंग्लैंड की सीरीज़ ना, तो पाकिस्तान ने ऑब्वियसली 3 मैचों में तीनों में ऑल आउट हुए इंग्लैंड के खिलाफ, ठीक है? तो 20-20, 20-60 विकेटें थी। 60 में से जो हमारे 32 थे, यानी कि मोर देन 50% अनफोर्स्ड एरर, यानी कि अगर हम खुद आउट ना होते तो नहीं होते, ठीक है? तो और इसमें भी अगर आप देख लें तो पहले 4 के 4 फर्स्ट इनिंग में अनफोर्स्ड एरर्स थे। तो आप इसको, लाइक, हम प्रोग्रेशन की तरफ जा रहे हैं, रिग्रेशन की तरफ जा रहे हैं, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपको क्यों लगता है, क्या लगता है कि ये अनफोर्स्ड एरर्स टेस्ट क्रिकेट में इतने ज़्यादा क्यों कर रहा है पाकिस्तान? तो सब मेरा ख्याल है कि उसकी 2-3 जो वजूहात हैं ऑब्वियस सी। एक तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर तो टेस्ट क्रिकेट हो ही नहीं रही, बहुत कम हो रही है, जिसकी वजह से हमारे जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, चूँकि हम डेब्यू भी धड़-धड़ करवा रहे हैं, मजबूरी है हमारी, इसमें कोई मतलब एतराज़ वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो क्लिक नहीं कर रहे प्लेयर्स, तो हमें नए खिलाना पड़ते हैं। किसी न किसी शक्ल में मोहम्मद अली को खिलाया, उसको रिप्लेस करना पड़ा, अभी मीर हमज़ा को खिला लिया। तो क्रिटिसिज्म भी बहुत जल्द शुरू हो जाता है बगैर किसी को प्रॉपर टाइम दिए। एक तो इसकी वजह यही है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स उस हद तक क्रिकेट नहीं खेल रहे। इंटरनेशनल एक्सपोज़र कम है और फिर होम में तो बिल्कुल नहीं खेल रहे। तो इन कंडीशंस का उनको उस हद तक अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक जो खेल भी रहे हैं, मेरा ख़्याल है जो इंटरनेशनल प्लेयर होता है, जब डोमेस्टिक खेलता है तो वो थोड़ा कैजुअली खेलता है। हमारे यहाँ, हमारे कल्चर में। वो कहता है ठीक है, मेरी सिलेक्शन तो ऑब्वियस है ही है, मुझे कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। तो उस सीरियसनेस से नहीं खेलता। तो जब वो इंटरनेशनली जब आते हैं तो एक्सपोज़ होते हैं। और फिर दूसरी ये है कि
बाकी टीमों ने इतना प्रोग्रेस कर लिया है सती साहब के वो इतनी आगे निकल चुकी हैं कि हम बहुत पीछे रह गए हैं। और थर्डली जो है वो ये है कि हमारा फोकस जो शिफ्ट हो गया है टेस्ट क्रिकेट से T20 और वनडे की तरफ। तो जो प्लेयर्स हमारे आ भी रहे हैं, हम T20 में एक इनिंग्स खेलने की बेस पे जब हम उसको टेस्ट खिला देंगे किसी भी प्लेयर को, या 2-3 T20 की इनिंग्स या 2-3 अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस की बेस पे अगर हम उसको टेस्ट खिला देंगे, तो फिर ये परफॉर्मेंस मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी अचंभे की बात है मेरे लिए। जी। तो मंशा भाई, अगर आपकी तरफ मैं जाऊं तो अगर आप डिसमिसेस देख लें पाकिस्तान के ऊपर से ना, तो जी जी ऑलमोस्ट अब्दुल्ला शफीक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, इमामुल हक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, चांद मसूद सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, बाबर आजम चलें ठीक है, वो थोड़ा सा वो सॉफ्ट खेल गए, सऊद शकील सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। तो ऑब्वियसली लंबी लाइन है, तो सरफराज, वुड यू एक्सपेक्टिंग सरफराज टू प्ले एज वेल एज ही डिड? नहीं, मैं उनको वो बड़े उसके दाद के मुस्तहिक हैं कि इतना अच्छा खेलें, लेकिन ऊपर से देखो मेरा 95 रन 25 ओवर थे, सऊचकी ने पहला स्वीप मारा और मेरा तीसरे ओवर में बॉल ब्रेक हुआ, 25वें ओवर में इन्होंने पहला स्वीप मारा। 3 टेस्ट से इंग्लैंड से खेलने के बाद इन्होंने ये सोचा कि अब क्या करना चाहिए, अब हमें निकल के खेलना चाहिए, हमें बॉल के ऊपर जाना है पिच पे, और तीसरे ओवर चौथे ओवर में स्टंप हो रहे हैं। और यूं मतलब कि आप टोटल पीछे से एक माइंड बना के और वहां से सोच के आते हैं क्या करना है। उसके बाद बाबर, देखिए डॉक्टर साहब, जब भी मेरे को डेब्यू पे होता है, आज न्यूज मुझे याद है, न्यूज यूनुस खान का डेब्यू था, 30-40 रन की स्लिप लग गई, कैच छूट गया, 100 करके पाकिस्तान के लिए कितने साल खेल गए। उसी टेस्ट में एक और लड़का खेल रहा था, वो आउट हो गया, वो आज उनका नाम भी नहीं। इसी तरह ही बाबर आजम बहुत मुश्किल सूरत हाल में, कप्तानी दाव पे थी उनकी, अपने काफी कुछ बातें हो रही थी, स्लिप लगी 12 रन पे और वो स्लिप से कैच छूट गया, विलियमसन का कैच भी छूटा, तो वो 200 कर गए, 100 कर गए। और आज हम कप्तानी से हटाने से पहले उनको सोचेंगे कि अपना तो उनका 161 है। तो क्रिकेट आपका कहीं साथ भी देती है और कहीं आप क्या कहते हैं उससे नाराज भी होते हैं, क्रिकेट बाय चांस है। तो 12 पे स्लिप लगी और कैच छूट गया और बाबर 161 कर गए। इसी तरह मैं नीचे आऊं, जो आपने सरफराज की बात की, हमने उसको किस बेस पे खिलाया सरफराज को, बैटिंग या कीपिंग? कीपिंग में मेरा हाल है, आज उनके नंबर अगर मैं दूं तो 10 में से 5 भी नहीं दूंगा पूरे टेस्ट में। और टॉम बंडल को अगर मैं देखूं कि जो उन्होंने ब्रेक में बॉल पकड़े हैं और जो स्टंप किए हैं, तो 10 में से 10 में दे रहा हूँ। कि शायद इतनी टर्निंग विकेट में से कभी कीपिंग भी ना की हो, और सरफराज की कीपिंग मेरा हाल है शायद बिलो एवरेज थी। तो किस बेस पे हमने खिलाया, बैटिंग पे? तो यकीनन सती भैया आपका जवाब आ गया कि उन्होंने बड़ी शानदार बैटिंग की और बहुत ही अच्छी, बॉल को बहुत लेट खेला, बॉल को पास आने दिया, स्वीप खेले, तो जो उनकी क्वालिटी है वो सारी शो की। आगा सलमान बड़े अरसे से मैं कह रहा हूँ किस ग्रुप में है किस ग्रुप में नहीं है, लेकिन नंबर 6 पे मेरा हाल है शानदार मंजी हुई बैटिंग मैंने उनकी देखी। टेल एंडर के साथ खेल रहे थे मुसलसल पिछले मैचों में भी, लेकिन इस दफा तो उन्होंने खड़े होकर वो साबित कर दिया कि इतना ही शानदार 100, मेरा हाल पाकिस्तान के लिए वो जो एक मैच की सूरत हाल है, वो मैच बना दिया उन्होंने अपने 100 से। तो यहाँ तक हाँ बैटिंग की बात, और अगर बॉलिंग भी साथ ही देख लें नहीं नहीं, सतीश मैं भाई। पहले एक और सवाल जी बैटिंग का पूछूंगा आप जी दोनों से ही, जी बल्कि जी डॉक्टर साहब अगर आंसर दे दें इसका। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी 4-5 विकेटों पे 30-35 रन बना रहा था, ठीक है, एंड दैट एंडेड अप बिकम द डिफरेंस इन ऑलमोस्ट 2 आउट ऑफ 3 टेस्ट मैचेस टू विन एंड लूज, राइट? और इंग्लैंड आखिर 2 विकेटों पे 23 रन कर रहा था और ज्यादा रन कर रहा था। अच्छा, अब यहाँ पे ये हुआ है कि शायद पार्टली बिकॉज ऑफ आगा सलमान, प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ हिम, पाकिस्तान ने जो है वो 120 रन बनाए आखिरी 4 विकेटों। सो डू यू थिंक दैट हेल्प्ड ओवरऑल पाकिस्तान की जो सिचुएशन थी इस मैच में? जी वसंत साहब, बिल्कुल मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान बेसिकली ना किसी को भी पहले देखता है, परखता है, फिर उसकी कॉपी करने की कोशिश करता है। और यही हुआ कि इंग्लैंड ने जब बेसबॉल क्रिकेट आती स्टार्ट कर दी और हमारी डेड विकेटों पर उन्होंने मैच प्रोड्यूस करने की भरपूर कोशिश की और वो उसमें कामयाब भी रहे, तो पाकिस्तान ने भी उसी को फॉलो किया। जो पहला क्वेश्चन भी था ना आपका कि अनफोर्स एरर्स भी शायद उसी वजह से हो रही है कि पाकिस्तान ने सोचा कि ओ अच्छा, ये तो क्रिकेट चेंज हो गई है, हमारी टेस्ट क्रिकेट बहुत पीछे है, तो हम ओल्ड स्कूल से खेल रहे हैं। तो वहां पे हमने उसको भी न्यू स्कूल के मुताबिक खेलने की कोशिश की। तो वहां हमें आगा सलमान ने वहां उतनी सपोर्ट नहीं की, मतलब बैटिंग में। तो बाकी अगर आगा सलमान के बाद अगर देखते हैं तो बाकियों ने तो वही 7-2-1-6, मतलब वही अपने 15 से 16 रन किए। तो मेन डिफरेंस डेफिनेटली आगा सलमान ने ही डाला। तो मेरा ख्याल है कि मिडल ऑर्डर में जहां सऊद शकील ने बहुत अच्छा कैप्चर की है अपनी जगह, साथ साथ आगा सलमान ने भी बैटिंग में एटलीस्ट अपनी जगह कैप्चर कर ली है 100% के, वहां क्रेडिट गोज टू हिम।
अच्छा मंशा भाई, हुआ ये कि पहला आधा घंटा जो था ना वो थोड़ा सा डैम्प विकेट हो रहा था और उसके बाद विकेट सीधा हो गया। तो जनरली स्पीकिंग आपने अगर पहला आधा घंटा देखा तो आपको लगेगा कि यार ये तो विकेट पहले दिन से ही टर्न कर रही है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अगर मंशा भाई अगर हम देखें तो उनके फास्ट बॉलर्स ने ऑब्वियसली एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, कंपेयर नहीं है हमारे फास्ट बॉलर के साथ, लेकिन दे लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज, वो 4 आउट किए उन्होंने ना उनके फास्ट बॉलर्स ने। तो ऑब्वियसली स्पिनर, पाकिस्तान जनरली स्पिनर विकेट्स है और हमारे फास्ट बॉलर्स आउट नहीं कर पा रहे। तो आप कंपेयर किस तरह करते हैं साउदी की टैक्टिक्स और नील वैगनर की टैक्टिक्स इन कंपैरिजन टू पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स? मेरा हाल पूरा प्लान था उनका। जब सऊदी बॉल कर रहे थे तो आपको लगता है कि सऊदी बॉल कर रहे हैं, कैसी प्लानिंग से कर रहे हैं। जो दूसरे दिन पहला ही विकेट ही उन्होंने बाबर आजम को जब स्लिप लगी, तो बिल्कुल उससे पहले भी पूरा नजर आ रहा था 2 मिड विकेट लगा के क्लोज, और अगर बीच वाला बॉल खिलाना है, पूरी नजर आ रहा था कि जिन्होंने उसको सेटअप करके आउट किया। और बड़ी प्लानिंग से सऊदी ने बॉल की है, और कोई उन्होंने कोशिश नहीं की कि मैं मतलब दोनों तरफ से और टप्पे करना शुरू कर दूं। वो यकीनन वैगनर से उन्होंने करवाए, लेकिन स्टिल उनका प्लान मुझे एक प्लेस नजर आया सऊदी का। जी अच्छा, 438 रन हमने सोचा कि यार 130 ओवर पाकिस्तान खेल चुका है, यानी कि अब जो है ना वो मैच या तो ड्रॉ हो जाएगा या पाकिस्तान जीतेगा जनरली स्पीकिंग, मतलब क्योंकि न्यूजीलैंड ने चौथी बारी करनी थी और हमें ऐसे लगा कि हम लोग ना वो क्या कहते हैं बेहतर पोजीशन में आ गए। तो अब अगर हम कंपेयर करें न्यूजीलैंड की बैटिंग, तो हमारे सामने आ गए तो केन विलियमसन ऑब्वियसली 200 कर गए, ऑलमोस्ट 400 बॉल इकट्ठे, यानी कि वो ऑलमोस्ट क्या कहते हैं 67 68 ओवर्स अकेले ही खेल गए पाकिस्तान के तो क्या कहते हैं, और ऑलमोस्ट पाकिस्तान ने 200 ओवर किए। तो ऑब्वियसली बेस्ट बॉल क्रिकेट तो उन्होंने नहीं खेली, लेकिन इन्होंने पहले अपनी सेफ्टी देखी है, लंबी बारी की है। तो आप इस चीज को किस पे पुट डाउन करते हैं, लैक ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ पाकिस्तानी बॉलर्स, ड्रॉप कैचेस, या बेटर बैटिंग बाय न्यूजीलैंड प्लेयर्स? मेरा ख्याल है ये तीनों फैक्टर इसमें इकट्ठे हैं सती साहब। एक फैक्टर नहीं है हमारी, डेफिनेटली विलियमसन का जब स्टंप छूटा तो वो भी इसी तरह बहुत लो स्कोर पे थे, अंडर 20 थे, तो वो उनका 200 रन कर जाना वो एक बहुत बड़ा रेफरेंस है। अगर वहां आउट होता तो डेफिनेटली बाकी पार्टनरशिप भी उस तरह न लग सकती जो विलियमसन के साथ वक्तन फक्तन हर विकेट में लगती रही। तो और सबसे बड़ी बात है कि विलियमसन ने बिल्कुल पेशेंस के साथ खेला, जब उनको चांस मिले तो वो मिले, लेकिन उसके अलावा उन्होंने जितनी बैटिंग की बिल्कुल ओल्ड स्कूल के साथ की। हम शायद सोच रहे थे कि वो भी बेसबॉल खेल के तो इंग्लैंड वाला हाल करेंगे हमारा, तो हम शायद उस होल में थे, उस शेल में थे, और वो अपने ओल्ड स्कूल के साथ खेलते रहे। उन्होंने कहीं रिस्क नहीं लिया, बड़े आराम के साथ उन्होंने लंबा टाइम लिया। शायद इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड ने ये सोच रखा था कि वो चौथी इनिंग की तरफ नहीं जाएंगे, मैक्सिमाइज करेंगे इसी को, और पाकिस्तान को कोशिश करेंगे कि उसके अंदर अंदर आउट कर ले। अगर 200 250 300 का ले जाते हैं अपना वो मार्जिन लीड, तो उसमें आउट करने की कोशिश करेंगे और वो उसमें कामयाब भी रहे किसी न किसी शक्ल में। तो मेरा ख्याल है कि उसमें जो सबसे बड़ी चीज है विलियमसन की पेशेंस, उसने काम दिखाया। अच्छा मंशा भाई, आपसे सवाल ये है कि 8वीं विकेट पे, सॉरी जब 6 आउट हो गए उनके, तो 7वीं विकेट पे ईस्ट सोडी थे नंबर 8 बैट्समैन, ठीक है। उनकी फर्स्ट क्लास में 18-20 में 18-20 तो 11-12 में 50s भी हैं, उनका टेस्ट डेब्यू में भी 50। तो अब नंबर 8 कितना इंपॉर्टेंट होता है, आप क्या कहेंगे? क्योंकि वो जो पार्टनरशिप थी ना, बेसिकली जो मैच किल किया है वो उस पार्टनरशिप ने किया क्योंकि ईस्ट सऊदी ने 180 बॉल खेले, 65 रन किए, लेकिन 436 पे 6 आउट हैं और फिर 595 पे 7वें विकेट गिरे, समझ रहे? तो ये ऑलमोस्ट 160 रन की जो पार्टनरशिप हुई इन दोनों की, आपको क्या लगता है कि यार हम 8वें नंबर के बैट्समैन को भी आउट नहीं कर पाए इस विकेट पे? विकेट आसान थी या हमने बॉलिंग अच्छी नहीं? मंशा भाई। नहीं, मेरा ख्याल है शायद थोड़ा क्रेडिट सऊदी को भी जाता है। उन्होंने अच्छे बॉल रोके, और कुछ जिस बॉल पे मैं समझता हूँ अगर ऑफ स्टंप से ब्रेक होके अंदर आ रहा बॉल, तो वहां वो उसको ब्लॉक करते शायद फंसते, उन्होंने उसको ड्राइव कर दिया। थोड़ा पिच भी गया 4, मतलब कुछ उन्होंने टेक्निकली अपने सोचा होता कि यहाँ मुझे पड़ी तो मैं फंसा हूं, तो यहाँ मैंने मार देनी है और यहाँ मैंने ब्लॉक करना है। लेकिन बहुत ही अक्लमंदी से खेले, और साथ यकीनन केन विलियमसन थे, वो तो बहुत ही अच्छे, आपको पता है अच्छे वो प्लानिंग करते हैं। तो उन्होंने साथ उनको खिलाया। मेरा हाल है ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था पार्टनरशिप में, कि उनको साथ बताते रहे, खिलाते रहे कि कैसे खेलना है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ इतनी लंबी बारी सऊदी से करवानी नहीं थी हमें चाहिए, जितनी लंबी हमने करवा ली। जी अच्छा, अगर हम पाकिस्तान की सेकेंड इनिंग की तरफ जाएं, तो उसमें क्या कहते हैं, ऑब्वियसली
मामूल हक लंबी खेल गए, आउट जिस तरह हुए, जिस तरह वो बात की बात है। अब्दुल्ला शफीक गैर जरूरी तौर पे आगे निकल के, इनके दोनों इनिंग्स में अनफोर्स एरर्स हैं उनके ना, ठीक है। शान मसूद थोड़े से अनलकी रहे, अगर अंपायर नॉट आउट देता तो वो नॉट आउट ही रहता। बाबर जो है वो गेंद की लेंथ की वजह से पीछे गए, और हम काफी अर्से से बात करते आ रहे हैं कि बाबर गुगली सही पिक नहीं करते, ना रिजवान ना बाबर, राइट। तो और इस सऊदी की गुगली बाउंस नहीं इतना ज्यादा करते, उसकी गुगली फ्लैट रहती है। नॉर्मली होता है ना कि लेग स्पिनर ऊपर से करते हैं, तो ये फ्लैट गुगली करते हैं। तो अगर तो सरफराज बारी ना करते इस इनिंग में तो हमारा तो मैच फिर गया था, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, हम तो उधर हार चुके थे जब बाबर आजम आउट हुए हैं, तो बहुत अंडर प्रेशर थे हम, और यकीनन उस टाइम मुझे बहुत ही मुश्किल में मैच लग रहा था जहाँ पे ये बारी की है सरफराज ने। और सती भाई, आप एक सवाल मेरा आपकी तरफ भी है कि साउथ शकील जब खेल रहे होते हैं तो आप देखने वाले को भी बड़ा सुकून फील होता है कि यार कोई गलत नहीं खेल रहा, कोई गलत शॉट नहीं मारेगा कुछ। और वो क्या उनकी टेक्निक है स्पिनर के ऊपर फॉरवर्ड जाने की, बैट एंड बैट साथ रखते हैं, बाकी लोग बल्ला आगे रखते हैं, क्या करते हैं वो कि जो दूसरों से डिफरेंट है और इतना अच्छा खेल रहे हैं? अच्छा, सऊद शकील जो है ना वो थोड़ी बड़ी डिफरेंट टेक्निक से खेलते हैं। मेरा ख्याल है उनको भी वर्कआउट कर लिया जाएगा। सऊद शकील का ये है कि वो लाइन पे जाते हैं पहले। अगर 5वें विकेट का बॉल है ना तो वो लंच करके नहीं खेलते, वो पिछला पाँव उठा के लाइन में आके फिर आगे। आपने देखा होगा वो जो ईस्ट सऊदी बाहर गेंद कर रहा था ना, वो पिछला पाँव मतलब ये नहीं कि वो अपनी बॉडी को लाइन में ला रहे थे पहले, लंच नहीं कर रहे थे, वो पूरी बॉडी को अलाइन कर रहे थे। होता है ना कि आपको 5वें 6ठे विकेट पे कोई बॉल करे, ठीक है, तो आप उसको लंच करके पिछला पाँव नहीं हिलाते। तो सऊद शकील पिछला पाँव भी हिलाते हैं, तो ये उनकी टेक्निक है ना, थोड़ी सी डिफरेंट और कॉम्पैक्ट है। तो क्या कहते हैं, उसमें ये हो जाता है कि वो जिस तरह वो काफी सारे उसमें उन्होंने अपने आप को ऑफ स्टंप से बाहर ही कर लिया, तो पैड पे लगेगी तो आप खेल रहे हैं तो आउट नहीं है ना, समझ जी रहे हैं? जी। तो वो गेंद की हाँ लाइन के साथ ना अपने आप को मूव कर रहे थे, और बड़ी यूनिक टेक्निक है, क्योंकि मैंने बहुत कम बैट्समैन देखे हैं जो इस तरह करते हैं। यूनुस खान कभी-कभी करते थे, लेकिन मैंने बहुत कम बैट्समैन देखे हैं जो इस तरह करते लेकिन मेरा हाल जब रफ में बॉल ब्रेक होना शुरू हुआ, जो आप टेक्निक की बात की है, तो तब वो पीछे पैर पे जाना शुरू हुए। और मेरा शॉर्ट हाइटेड है, इतनी लंबा लंज भी नहीं है उनका, बड़े हैं। कद के मालिक नहीं है, कोई 6.5 फुट के कि आप जिस तरह ऑस्ट्रेलियन प्लेयर या इंग्लैंड के बड़े फॉरवर्ड चले जाते हैं। और मेरा हाल उसने ब्रेक रफ से हो रहा था, जिसकी वजह से मेरा हाल उनकी टेक्निक मुझे अच्छी लगी, तो पहले वो लाइन में पीछे चले गए। और जी नहीं, ऑफ स्पिनर को भी इसी तरह वो खेल रहे थे, जहाँ पे उनको लाइन ऑफ स्टंप से बाहर मिल रही थी ना, तो वो जी कोशिश कर रहे थे कि वो बॉडी को ही पूरी शफल कर लें। नॉर्मली स्पिनर को, एक पाकिस्तान में हम जब छोटे थे तो सही थी कि यार स्पिनर पे शफल नहीं करते ना, समझ रहे हैं, आगे निकल के खेलते हैं या क्रीज में ही रहते हैं। मतलब ये कि आप पिछला पाँव जो है ना वो अक्रॉस नहीं लेके जाते, विच इज अब मैं काफी अर्से कोशिश नहीं है, दैट इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस, लेकिन हमें वी ग्रो अप विद दैट। तो ज्यादातर पाकिस्तानी बैट्समैन जो है ना वो पिछला टांग डीप तो लेके जाएंगे लेकिन अक्रॉस नहीं लेके जाते, यानी कि पिछला टांग ऑफ स्टंप से बाहर नहीं लेके जाते, तो ये लेके जाते हैं। एंड दैट प्रॉब्ली हेल्प्ड हिम बिकॉज विच मींस कि ही इज आउटसाइड द लाइन ऑफ स्टंप। जब बैट पे गेंद लग भी गया तो आपकी बचत हो जाएगी ना। तो आई थिंक ही प्लेस फॉर द लाइन फर्स्ट, और बड़े कॉम्पैक्ट हैं। तो आई थिंक ऐसे लगता है बैकलिफ्ट से कि स्वीप मारने लगे हर बॉल पे ना बाजू से, लेकिन मारते नहीं है, वो बल्ला आगे ले आते हैं। बट आई थिंक ही इज, और दूसरी ये बात है कि वो काफी ज्यादा फर्स्ट क्लास, 15-16 उनके फर्स्ट क्लास में 100 है, तो वो मतलब इन विकेटों पे रन्स करते हुए आए, तो ही प्रोबब्ली नोज हाउ टू स्कोर रन्स। मोहम्मद डॉक्टर साहब वसीम की आपसे, जी जी बैकलिफ्ट से सॉरी। लगता है शायद वो भी कुछ मारने लगे हैं, लेकिन रुक जाते हैं। और मैं साउथ शकील की बात बता दूं कि टेलेंट के साथ अच्छा खेले, कि सूदी लगे हुए थे, लेग ब्रेक कर रहे थे रफ से, तो लेग स्टंप इनको भी राउंड द विकेट आगे वसीम को। तो यकीनन वो बैट्समैन थोड़ी है कि वो खेलते रहे हो कभी रफ से लेग स्पिन, तो मुझे लग रहा था कि ग्लव ना मार दे, कुछ ऐसी हरकत ना कर दे। तो सोदी ने उनको राउंड द विकेट जाके गूगली की पिच के बीच में से, तो साउथ शकील, क्योंकि वो माइक पे आवाज आ रही थी, उसने कहा जब बीच में करेगा तो गूगली होगी, जब टांग के बाहर करेगा तो लेग स्पिन होगी। वसीम ने कहा हाँ। अगले ओवर में फिर उसने वही किया और वसीम से फिर मिस होगी। लेकिन वो एक बात करने की है, क्योंकि जब वो आप देखिए मामूल हक को भी वो रफ से सारी लेग ब्रेक खिलाते रहे, लेग ब्रेक खिलाते रहे, और वो वेट कर रहे थे कि कब उसको बाहर निकले। जब भी इसको बीच में करते थे गूगली करते थे, बाहर करते थे लेग ब्रेक करते थे, लेकिन उस एंड मोमेंट में जब वो बाहर निकले तो उन्होंने गूगली की और वो स्टंप हो। नहीं बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब आपसे सवाल ये है कि ऑब्वियसली इनके 3 स्पिनर खेल रहे थे, और अब तो स्पिनर पे ही बात आ गई थी। इस सऊदी में खैर 3-4 साल से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे, और ये उनका एक तरह से कमबैक था। तो एक एक यहाँ पे एक टर्म यूज की जाती है, हॉर्सेस फॉर कोर्सेज ना, कि उन्होंने देखा कि यार यहाँ पे इसकी जरूरत है, 4 साल बाद लाके 3 साल बाद लाके उसको टेस्ट खिला दिया।
एजाज पटेल ने एक इनिंग में 10 आउट किए थे इंडिया में, अगले ही टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने बाहर बिठा दिया क्योंकि उनको स्पिनर की जरूरत उनको ऑलराउंडर की जरूरत है, स्पिनर की नहीं थी। हॉर्सेस फॉर कोर्सेस अप्रोच। तो अगर हम इससे देखें कि हम लोग जो है वो इसको किस तरह देखते हैं एज अ पाकिस्तानी टीम, क्योंकि हमारा तो अब आगा सलमान ने रन कर दिए हैं, अगर हम सीमिंग ट्रैक्स पे भी चले गए तो हमने तो अब उनको 3-4 टेस्ट तो खिलाने हम जहां भी जाएं। तो डू यू थिंक कि पाकिस्तान इज मेच्योर इनफ टू यूज दैट अप्रोच, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस? वी नो कि कौन से प्लेयर, ये सबको पता है, कॉमन नॉलेज है कौन सा प्लेयर टेक्निकली सही है, कौन सा प्लेयर टेक्निकली सही नहीं, कौन सा प्लेयर कहाँ रन करेगा, लेकिन फिर भी जो रन कर लेता है पाकिस्तान में या इधर सब कॉन्टिनेंट में, हम उसको ड्रॉप नहीं करते। सिमिलरली विद द बॉलर्स। तो आपको क्या लगता है कि वी विल इवेंचुअली यूज दैट अप्रोच लाइक न्यूजीलैंड डज? बहुत मुश्किल है। पहली बात तो यह है कि हमें पता हो कि हमारे पास हॉर्सेस हैं, और सेकेंडली ये है कि फिर वो हॉर्सेस कहाँ यूज होने हैं, ये थिंक टैंक को भी पता होना चाहिए कि ये हॉर्सेस वहाँ यूज हो सकते हैं। फिर जो तीसरा बड़ा फैक्टर है वो हमारे पास है मीडिया फैक्टर, क्योंकि हमारे मीडिया मैन बहुत सारे मेरे जैसे खामखा के जुगादरी जो है ना, वो ये सिर्फ इस बात को प्रूव करने के लिए लगे रहते हैं कि अहमद शहजाद ने 3 50 लगातार कर दी हैं, बेशक वो 17वें नंबर पर आ रहे हैं, उन 16 ऊपर वालों को छोड़ दो और अहमद शहजाद को डाल दो। तो इसलिए कि वो किसी न किसी एजेंडे के तहत चल रहे होते हैं। तो हमारे लिए उस बंदे को ड्रॉप करना, हमारे कल्चर की बात कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल हो जाता है। बेशक उसने एमसीजी में विकेटें ली हो और अगला मैच वो फैसलाबाद में खेल रहा हो, डजंट मैटर। हम उसको कहते हैं कि भाई उसने विकेटें ली है, उसको क्यों नहीं खिलाते, उसका टाइम है, उसको खिला दो। मतलब ये सारी बातें होती है। मेरा नहीं ख्याल कि हमारे कल्चर के मुताबिक ऐसा होगा। जैसे अभी मंशा भाई ने शुरू में कहा था कि इसमें सरफराज रन कर गए वरना हम मैच हार जाते, सरफराज रन ना करते तो रिजवान वापस आ जाते। ज्यादा से ज्यादा यही होता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होना। अच्छा, इससे आखिर एक और चीज है कि फिर पाकिस्तान ने जो है ना वो 135 की लीड के साथ और 1 घंटा 10 मिनट रहते थे डिक्लेयर कर दी। आई वाज सरप्राइज्ड, एवरीवन वाज सरप्राइज्ड, बैट्समैन इन द मिडिल डिडंट नो दैट कि बाबर डिक्लेयर कर रहे हैं, क्योंकि वो भी सरप्राइज, क्योंकि वरना वो थोड़ा तेज खेल लेते। तो अब क्या कहते हैं, वो बोल्ड डिक्लेरेशन कह रहे हैं, आप जो कुछ भी उसको कह रहे हैं, यानी कि आपने बेसिकली 1 घंटे में 15 ओवर में या 16 ओवर में आपने 135 रन का टारगेट दिया। आप लोग इसको किस तरह देखते हैं? बाद में पता लगा कि उसने जैसे उन्होंने रन करना शुरू किया तो उसने फास्ट बॉलर लगा दिए, अंपायर्स ने लाइट की मीटर निकाला, उन्होंने कहा जी टू डार्क, मैच फिनिश। तो डू यू थिंक इट वाज ऑलवेज इट वाज अ बोल्ड डिसीजन और इट वाज जस्ट क्योंकि वहां से पाकिस्तान 15 ओवर में 10 विकेट तो लेने से रहा, ठीक है, मतलब देयर इज एब्सोल्युटली नो चांस, राइट? बेशक वो जिस तरह भी खेलने, 15 ओवर बचाना तो मसला नहीं है ना, 10 विकेटें बहुत ज्यादा होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट? आई रियली वांट टू पहली बात तो ये, मुझे बहुत लोग ये टेक्स्ट पे सवाल पूछ चुके हैं कि ये क्या था। तो बोल्ड सीन का मतलब होता है जब तीनों आपके सामने हो, ऑप्शंस, हम भी जीत सकते हैं, वो भी जीत सकते हैं, ड्रॉ भी हो सकता है। इसमें सिर्फ 2 ऑप्शन मुझे नजर आ रही थी, या न्यूजीलैंड जीत सकता है या ड्रॉ हो सकता है। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये बोल्ड डिसीजन कैसे, क्योंकि ये बिल्कुल कोई सेंस नहीं थी। बल्कि साउथ शकील इतनी मुश्किल से उन्होंने इनिंग बनाई और क्या ही वो कमाल खेले। वो तो हैरान हो गए जब उन्होंने इशारा किया 50 के बाद कि भाई तुम आ जाओ। वो कुछ तो उन्होंने पूछा 2 दफा और ये सारे बालकनी से हंस रहे थे कि आ जाए कोई बात नहीं। मतलब वो समझा ही नहीं पाए उनको कि बाहर आएंगे तो बताएंगे भाई दिक्कत। अब मुझे ये है कि आप अपनी कप्तानी का कोचेस शो करना चाह रहे हैं कि भाई हम लोग मतलब बहुत प्रोएक्टिव हैं, स्टिल वांट, पर इसमें डिसीजन बोल्ड नहीं था। सिर्फ 2 फैसले हो सकते थे, या ड्रॉ हो सकता था या सिर्फ न्यूजीलैंड जीत सकता था, और कुछ भी नहीं था हो सकता। जी जी डॉक्टर साहब, एड्रेस करूं इस जी बिल्कुल। अच्छा, वो होता है कि फिल्म में जब कोई हीरोइन क्लिक होती है ना, पहले 2-3 फिल्मों में चल जाती है, तो फिर वो आके इंटरव्यू देती है, तो वो कहती है कि आइंदा मैं बोल्ड सीन नहीं करूंगी। तो अगर तो ये आप इस बोल्ड को उस बोल्ड के खाते में डाल रहे हैं तो देन इट्स ओके, ये बोल्ड सीन था। अदरवाइज मेरा ख्याल है कि अभी भी किसी को ये शक है कि बाबर कप्तान बेहतरीन कप्तान है या बेहतर कप्तान है या इवन कप्तान है, तो आई एम सो सॉरी। मैं किसी एजेंडे का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन उनके इस फैसले ने उन पर एक और मोहर लगा दी है कि वो कप्तानी वाली अहलियत नहीं रखते। और खास तौर पे ये डिसीजन, मतलब आपने जैसे कहा कि हम 200 ओवर में तो उनके 10 आउट नहीं कर सके, और यहाँ हम चल पड़े हैं कि 15 ओवर में उनके आउट करने। ऑफ कोर्स मुझे तो हैरत होती जब उन्होंने उससे पूछा बाबर से कि आपने क्या सोच के किया, तो उन्होंने कहा कि हम चाहते थे कि मैच का रिजल्ट निकले। व्हाट डू यू मीन भाई?
मैच का रिजल्ट निकले यानी कि न्यूजीलैंड के हक में निकले। नहीं और दूसरी मतलब बात, आप तो आई डोंट नो, मे बी इट्स अ लैंग्वेज बैरियर, बट ही सेड कि हमने अंडर द बेल्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन बाय अंडर द बेल्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं। अच्छा, लेकिन शायद वो बिलो द बेल्ट कहना चाह रहे होंगे। नहीं सॉरी, बिलो द बेल्ट डिसीजन, नो दिस इज बिलो द बेल्ट इज समथिंग यू डू लाइक यू नो, मतलब नॉट वेरी नाइस, राइट? सो हाँ, ये बिलो द बेल्ट, ये तो मैं हम किसी, सर बिलो द बेल्ट हमला तो होता है, ये डिसीजन मैंने पहली दफा सुना। चले हाँ इसको इसी पे छोड़ देते हैं इस बात को। मैं वैसे, आपने सती में बात की ना कि सरफराज जो थे वो डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर ना खेलते तो रिजवान आ जाते। रिजवान आए थे बीच में, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए आए थे, वो फिर वापस चले गए वो। वो कप्तानी करने जब आए थे। जी जी। सर ये डॉक्टर साहब ये वही हुआ है जिस तरह पाकिस्तान में ना जब हुकूमतें चेंज हो रही होती है ना, कुछ कर होते हैं तो किसी को समझ नहीं आता कि कौन किसके आगे झुकना है, समझ रहे? तो यहाँ पे भी यही हुआ कि वो प्रोटोकॉल्स फील्डर्स ने सारों ने रिजवान को दिया जैसे रिजवान आया तो वो समझा कि शायद वही कप्तान है। ये थिंक आई टैंक को भी थिंक पता होना स्टिल, चाहिए कि जी वो सब्स्टिट्यूट क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। अगर नहीं मालूम तो बुक पर लिखा हुआ चंद एक लाइनें में पढ़ लें, हमें यहाँ रिपीट करने की जरूरत आई नहीं। थिंक इससे हमारे वो पता लगता है कि ड्रेसिंग रूम में क्या हो रहा है। सो वी नीड ए चेंज। सो इससे ये भी साबित होता है कि प्रोफेशनल बेशक हम, अप्रोच। हाँ, क्या कर रहे हैं हम अंदर और कौन किसका इन्फ्लुएंस है, और सब्स्टिट्यूट भेज के भी वो कप्तानी कर रहा है, तो हमें कुछ लग रहा है कि क्या हो रहा है। तो अच्छा है कि कुछ चेंज आ रही है, कोच नए आ रहे हैं, और देखते हैं सर क्या होता मनशा भाई, ये चेंज की जरूरत तो खैर एक अलग टॉपिक है ना, बिल्कुल वो है या नहीं है, क्या आने वाले को पता होगा कि सब्स्टिट्यूट क्या कर सकता है? ये तो बेसिक लॉ की सिंपल सी बात है कि हम्म, सब्स्टिट्यूट जाकर है। ग्राउंड में जाकर क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। बैटिंग कर सकता है क्या, बॉलिंग कर सकता बिल्कुल है क्या, सही, बिल्कुल। वो तो कैप्टनसी मैं कर कह रहा सकता हूँ है क्या? कि बिल्कुल, वो तो अंपायर्स क्या और मैच रेफरी क्या और मैनेजर क्या और कोचेस क्या, वो तो सारे इसके अंडर आ रहे हैं कि कौन इसका जवाब देगा कि किसको पता होना चाहिए। मैं एक जनरल थिंकिंग की बात कर रहा हूँ कि स्टिल मतलब अगर एक सब्स्टिट्यूट आके और इस तरह फील्ड सेट कर रहा है तो क्या माइंड सेट है ड्रेसिंग रूम में, आप देख रहे हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो चले नाज़रीन, पहला टेस्ट तो हमने किसी तरह बचा लिया, बल्कि हमने फिर भी कोशिश की हारने की, लेकिन क्या कहते हैं बस वो लाइट कुछ कुदरत के किस्मत, निजाम ने बचा लिया। कुदरत के निजाम ने हमें बचा लिया। तो अब अगला मैच भी कराची में है, अब उसमें क्या चेंजेस होनी चाहिए इसके ऊपर हम एक प्रोग्राम करेंगे, और 2 दिन के गैप के साथ है तो सर, रिकवरी का भी टाइम सेट प्लेयर्स को नहीं मिलेगा। एक चीज मैं ऐड करता चलूं, वो आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो बड़े, मेरे क्या दुनिया के बड़े फेवरेट विकेट कीपर बैट्समैन है ऋषभ पंत। बहुत ही शदीद हादसा उनका कल हुआ है। यकीनन गाड़ी को देख के तो लगता है कि बंदा बच नहीं सकता, लेकिन वो ठीक हैं और उनके स्कैन सही आए। हम उनके लिए विश करते हैं उनकी रिकवरी के लिए जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, और बड़ा वो काफी रिएक्शन हुआ है, काफी सारे वर्ल्ड वाइड सब ने उनको नेक तमन्नाओं का इजहार किया, और वी आल्सो विश हिम फास्ट रिकवरी, या और hopefully it won't take too long to see him before he या comes back to play international cricket. तो चले नाज़रीन, हम अपना एपिसोड का इख्तिताम करते हैं, और इंशाल्लाह एक एपिसोड बनाएंगे कि अगले टेस्ट मैच में कौन सी प्लेइंग 11 होनी चाहिए और स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान को क्या चेंजेस करनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, मंशा भाई आप कुछ ऐड करना अब चाहेंगे? बस मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मनशा भाई से कि ये जो अगला हम 11 खिलाएंगे, वो 25 रुकनी स्क्वाड से होगा या 50 रुकनी स्क्वाड से होगा? मेरा लिए डॉक्टर साहब, वो अनाउंस की जरूरत तो थी नहीं, हम सब समझते इतने ज्यादा लोगों को अनाउंस करने की। तो यकीनन वो आप एक साथ रखें उनको, उनका बनाएं, उनको कैंप कराएं, उनके साथ रखें, उनका बिल्डअप करें। लेकिन ये अनाउंस करने से कुछ फर्क नहीं पड़ना था। अब यही है कि यकीनन आप सही कह रहे हैं, अभी तक तो 25 है, तो कुछ दिनों तक 50 भी हो सकते हैं। ठीक, थैंक यू। चले नाज़रीन, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ जल्दी हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।